हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर के पेपर 2 के आए हुए एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ए टीचर हैज टर्न्ड सम स्टूडेंट्स ऑफ द class into a small human replica of the solar system. If Syam, Sultana and Nancy has almost equal height and weight, then they are representing. एक टीचर जो है वो क्या करता है, अपने बच्चों को, स्टूडेंट को जो है वो रेप्लिका बना देता है किसका, सोलर सिस्टम का। तो श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग हाइट और वेट जो सेम है, तो वो किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं? तो लगभग में सेम सेम तो कोई नहीं है, सबका अलग है, लेकिन लगभग में सेम कौन है? मार्स, वीनस और मर्क्यूरी। ठीक है, ये मून तो प्लेनेट ही नहीं है। एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल, शुक्र और बुध का। Consider the statements A and B on the circle of illumination on the globe and choose the correct answer। पहले हम लोग समझेंगे कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा गोल होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये है हमारा एक्सिस। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, जैसे यहाँ ये है सूरज और इसकी रोशनी आ रही है। ठीक है, तो जितने से भाग पर इसकी रोशनी पड़ेगी, जितने से भाग पर इसकी रोशनी पड़ेगी वो होगा दिन, और जितने से भाग पर इसकी रोशनी नहीं पड़ेगी वो होगा रात। तो ये हो गई, ये हो गया डे और ये हो गया नाइट। ठीक है, तो ये इसी सर्कल, ये जो सर्कल है हमारा, ये पीछे भी है, इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है। तो ये जो सर्कल है, ये वाला, इसी सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब डे और नाइट को अलग करने वाला सर्कल। ठीक है, और ये है हमारा एक्सिस। इट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। ये ग्लोब पर डे और नाइट को अलग करता है। यही है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इट कोइंसिडेंस इट कोइंसाइड्स विद द एक्सिस। ये एक्सिस के साथ कोइंसाइड्स नहीं करता है। तो A is true and B is false। ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन A और B पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, सही है। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, ये गलत है। ठीक है, Which of the following statements about the Atlantic Ocean is correct? Atlantic Ocean के बारे में क्या सही है? It is the largest ये नहीं है। It is almost circular in shape, circular भी ये नहीं है। ये तो थोड़ा इस टाइप का है ना। तो its coastline is highly इंडेंटेड एंड इरेगुलर। ये इसका जो ये लाइन है, सही में क्या है, ये इरेगुलर है, प्लेन नहीं है। ठीक है, तो यही सही है। मारियाना ट्रेंच लाइज इन दिस ओशन। इस ओशन में मारियाना ट्रेंच नहीं है, वो पैसिफिक ओशन में है। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर नहीं है, यह लगभग वृत्ताकार नहीं है, इसकी तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित एवं अनियमित है, ये सही है। मरियाना गर्त इस महासागर में स्थित है, ये गलत है। तो थर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कन्वेंशनल सिंबल यूज्ड इन ए मैप आर। कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है? वो सिंबल जिसको कि पूरे विश्व ने माना हुआ है। जैसे कि मतलब कि अगर रोड है, कहीं पे रोड दिखाना है तो कौन सा सिंबल यूज होगा, कहीं चर्च दिखाना है तो उसके लिए मैप पे कौन सा सिंबल यूज होगा, या अगर कैपिटल दिखाना है किसी देश का तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा। ये सब जो सिंबल जिसको कि पूरे विश्व में मान लिया है, इंटरनेशनल लेवल पे मान लिया है,
ये नहीं कि कहीं पे कैपिटल को किसी सिंबल से दिखा रहे हैं, कहीं पर कैपिटल को, ऐसा नहीं है। जब आप मैप देखिएगा तो उसमें साइड में दिया रहता है कि ये यहाँ यहाँ कैपिटल में जो है वो ये है लाइन ऐसे ऐसे खींची हुई है, ऐसे ऐसे लाइन खींची हुई है, या ऐसे लाइन खींची हुई है, बगल में लिखा रहता है ये रोड है, ये रेल रोड है, ये सब। तो ऐसा सिंबल, अब जो चर्च का सिंबल है या जो मंदिर का सिंबल है, वो क्या है, हॉस्पिटल का सिंबल है, वो पूरे हर कंट्री में माना हुआ है, हर देश का अलग अलग नहीं है। तो इसी को कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल, जो कि मैप में यूज होता है किसी चीज को। अब मैप में पूरा का पूरा फोटो बना के तो नहीं दिखा सकते हॉस्पिटल का या किसी चीज का, तो उसको एक सिंबल से ही दिखाते हैं। तो कन्वेंशनल सिंबल किसको कहते हैं, सिंबल्स यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर सोसाइटी में यूज नहीं होता, ये पूरे विश्व में यूज होता है। सिंबल्स थ्रू विच ओनली जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर आर रिप्रेजेंटेड, नहीं सिंबल्स थ्रू विच ओनली पॉलिटिकल बॉडीज, नहीं पॉलिटिकल बॉडीज नहीं, इससे सब कुछ दिखाया जाता है, ठीक है। सिंबल्स ऑन विच देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसपे कि सब देश में है कि हाँ, अगर हमको एयरपोर्ट दिखाना है तो इसी सिंबल से दिखाएंगे, या हमको ये रेल रूट दिखाना है, या हमको बस रूट दिखाना है, जो भी दिखाना है, रोड दिखाना है, या जो भी दिखाना है उसको हम इसी सिंबल से दिखाएंगे। ये पूरे विश्व में मान्य है, ठीक है। मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं, नहीं ये पूरे विश्व में मान्य होता है। वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल भू आकृतिक लक्षणों को नहीं दर्शाया जाता है, हर चीज के लिए सिंबल प्रयोग होता है। वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं को नहीं दिखाया जाता है, वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है। ये लगभग सभी देशों के लोग उसी सिंबल का यूज करते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मान्य होता है, ठीक है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन हाई टाइड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि हाई टाइड्स के बारे में जो है आप पढ़िए और चूज करिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। They raise the water level close to shores which helps the ships to arrive the harbor। कहता है कि जब हाई टाइड आता है तो वो क्या करता है, इसको शिप को बंदरगाह तक नजदीक पहुंचने में क्या करता है, वो मदद करता है, तो ये सही है, ठीक है। They create problems for fishermen as fishes move away from the shore during high tide, नहीं ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। उच्च ज्वार के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक है। जब ज्वार भाटा जब वो उठेगा उच्च ज्वार, तो क्या करेगा, जहाज को तो वो धक्का देके जल्दी से पहुंचा देगा ना किनारे। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती है, ये गलत है। तो ए सही है और बी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर प्रेशर इज करेक्ट। एयर प्रेशर के बारे में क्या सही है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर एरियाज टू हाई प्रेशर एरिया, गलत है, ऐसा नहीं होता है कि लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया में मूव करेगा। When in regions with high temperature, air gets heated and sinks, high pressure area is created। जब एयर हीट होगा, गर्म होगा, तो वो क्या नीचे सिंक होगा, डूब जाएगा, कि वो ऊपर जाएगा, तब वो ऊपर जाएगा, ठीक है। जब एयर गर्म होगा तो वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन रीजन्स विद लोअर टेम्परेचर, कोल्ड एयर बिकम्स हैवी एंड राइजेस। कह रहा है कि जब ठंडा होगा ये तो वो ऊपर जाएगा, नहीं जब ठंडा होगा तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी ये तीनों जब गलत हो गया तो लास्ट ही सही बचा है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। ये सही है कि लो प्रेशर जो है उसको क्लाउडी स्काई से एसोसिएट किया जाता है, क्लाउडी एंड वेट वेदर और हाई प्रेशर जो है उसको क्लियर एंड सनी स्काई से एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। वायु दाब के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कौन सा है, वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब की ओर गमन करती है, ये गलत है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में
वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है, ये भी गलत है। निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर ऊपर जाती है। जब वायु ठंडी होती है तो ऊपर जाती ही नहीं है, वो नीचे जाती है, और जब वायु गर्म होती है तब वो ऊपर जाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है, और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ। जब उच्च दाब होगा तो स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होगा, और जब निम्न दाब होगा तो क्या होगा, नम नम मौसम होगा। ठीक है, ये सही है। ब्रोमी ब्रोमीलाइड, ब्रोमीलाइड क्या होता है? ब्रोमीलाइड क्या होता है? प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, ऐसा प्लांट जो अपने लीव में वाटर स्टोर करता है उसी का नाम है ब्रोमीलाइड। ठीक है। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड, ब्रोमीलाइड क्या है? पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। स्टैक्स आर्क एंड इरोजनल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इरोजनल है तो स्टैक्स क्या है? किस किस इरोज स्टैक जो है वो किसका इरोजनल फीचर है? वो सी वेव का है। स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? समुद्री तरंग। Consider the statements A and B about tsunami waves and choose the correct answer. Volcanic eruption can never lead to the formation of tsunami waves. The first indication of an approaching tsunami is the rapid withdrawal of water from coastal regions followed by a destructive wave. कह रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट सुनामी, सुनामी के लिए ए और बी को बताइए कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन कैन नेवर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सुनामी, कह रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो सुनामी वेव के फॉर्मेशन को लीड नहीं, कभी नहीं लीड कर सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। The first indication of an approaching tsunami is the rapid withdrawal of water from coastal region followed by a destructive wave. और B सही है, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। तो A गलत है और B सही है। सेकंड हमारा सही आंसर है। ठीक है, सुनामी तरंगों के संबंध में कथन A और B पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता, गलत है। सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द फीचर्स गिवन बिलो। द टेम्परेचर राइजेस वेरी rapidly with increasing height in this layer. This layer helps in radio transmission. रेडियो ट्रांसमिशन से भी सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट से भी अब आप समझ सकते हैं कि ये थर्मोस्फेयर की बात हो रही है। ठीक है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो ये कौन सा होगा? वायुमंडल, थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। बाय।